साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हम उच्च स्तरीय हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती का 2016-17 में आयोजित पुराना पेपर। यह पेपर आपकी आगामी सभी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसके अंतर्गत स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर परीक्षा सहित नेट परीक्षा भी सम्मिलित है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप या तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप उत्तर प्रदेश से हो, या किसी भी राज्य से आप उच्च स्तरीय हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो यह आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण के नियम, काव्यशास्त्र के नियम, भाषा विज्ञान के नियम, ये सभी पूरे भारतवर्ष में एक ही हैं। केवल कुछ रचनाएं जो आपके सिलेबस में अलग से लगी हुई हैं, नाटक, निबंध, कहानियां, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। कहानी, निबंध, नाटक सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको सभी रचनाएं मिल जाएंगी, तो उसकी तैयारी आप वहां से कर लीजिए। बाकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व करिए। चैनल पे नेट परीक्षा के सभी पुराने प्रश्न पत्र, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर, राजस्थान के पुराने पेपर, साथ ही साथ नवोदय के यानी उच्च स्तरीय के जो पेपर हैं वो सभी आपको उपलब्ध हैं, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 33। आप सभी पुराने विद्यार्थी जानते हैं कि हमारा पेपर को सॉल्व करने का तरीका रहेगा, जहां आवश्यक नहीं है वहां वन वर्ड के रूप में सीधा प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे। जहां कोई अन्य प्रश्न बनने की संभावना है या कोई अन्य प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें चारों ऑप्शंस की हम व्याख्या सहित उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। वीर रस का प्रधान गुण है ओज। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्रृंगार का वर्णन है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जब श्रृंगारिक वर्णन होता है तो नारियां सीधे, ऐसा लिखा जाता है कि सीधा एकदम से नेत्र नहीं मिला पाती हैं अपने प्रियजन से, या जिसके प्रति वो ऐसा भाव रखती हैं रतिका, तो होता क्या है कि आंखें झुक जाती हैं, पलकें झुक जाती हैं। इसी क्रम में जब जानकी जनक वाटिका में जानकी अर्थात सीता राम को फूल तोड़ते हुए देखती हैं, या एकदम से उनकी नजरें मिलती हैं, तो वो अपनी नजरें झुका लेती हैं लज्जावश, और कंगन की परिछाई में, कंगन में जो नग लगे हुए हैं उसमें राम की छवि को निहारती हैं। तो श्रृंगारिक भावनाओं का उदय हो रहा है, अतः श्रृंगार गुण यहाँ पे है। आगे देखते हैं चौथा, विंध्य के वासी उदासी तपोवृतधारी महाविन नारी, दुखारे में कौन सा रस है? हास्य रस का यह उदाहरण है। ठीक है। आगे देखते हैं, चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है। साथ ही साथ याद करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार कम समय है परीक्षा की तैयारी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि रिवीजन के लिए टाइम मिल पाएगा, इसलिए जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको साथ ही साथ याद करते चलिए। चौपाई छंद में मात्रा होती है 16। दोहा छंद के विपरीत छंद सोरठा, दोहा का विपरीत सोरठा। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। एक होता है च्यवनप्राश, खाने वाला, जब बार बार बीमार होते हैं तो हम क्या खाते हैं? च्यवनप्राश। तो इसी प्रकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो अलंकार होगा अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम झुरत चतुर्चित प्रीत, कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। जहां टूटना और जुड़ना दोनों चीजें एक ही पंक्ति में हो रही हैं, एक ही पंक्ति में दोनों भाव आ रहे हैं, टूटने और जुड़ने के असंगत बातें कही जा रही हैं, तो यह असंगति अलंकार है। साथ ही साथ यह बिहारी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध दोहा भी है। हम सभी इसको जानते हैं, क्या नेट परीक्षा, क्या टीजीटी, क्या पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अर्थात सभी परीक्षाओं में यह पूछा ही जाता है। नवा देखते हैं, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो कि उसके प्रतिपक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, तो काव्य शास्त्र के अनुसार किसका लक्षण है? अलंकार का। क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो गुण होते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है। तो किसका प्रमुख गुण है? अलंकार का। 10वां देखते हैं, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यह शब्द शक्ति के संबंध में किसका कथन है? देव कवि का यह प्रसिद्ध कथन है। इटावा के रहने वाले थे देव कवि। यह वही देव कवि हैं जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? शवकाचार, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत जो गृहस्थ हैं उनकी जो दिनचर्या होनी चाहिए
उसका उसमें वर्णन है। शवाकाचार 933 बार बार पूछा जाता है। और देव से संबंधित यह पूछा जाता है, अभिधा उत्तम काव्य है, यह वाली पंक्ति पूछी जाती है। साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है, देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को किसने जन्म दिया था? तो इस विवाद को जन्म दिया था मिश्र बंधुओं ने। ये सभी प्रश्न देव कवि से संबंधित है, अतः क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, और इसका सही उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि आरपीएससी का अभी 2014 वाला मैं पेपर आपके लिए चेक कर रही थी या तैयार कर रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज भर्ती कह लीजिए, कॉलेज लेक्चरर कह लीजिए, तो उसके अंतर्गत इसका आरपीएससी ने जो सही उत्तर दिया है वो दिया है शाब्दी व्यंजना। और ये उत्तर प्रदेश वाला पेपर है, इसमें इसी प्रश्न का सही उत्तर दिया है आर्थी व्यंजना। तो वैसे तो इसका आर्थी व्यंजना ही होना चाहिए, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, तो इसको चेक करके बताऊंगी। तब तक यदि आपको पता हो तो आप लोग बता दीजिए। प्रश्न देख लेते हैं। को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। अब इसकी पूरी पंक्ति है, क्यों ना स्नेह क्यों ना चिरजीवी जोड़ी जुड़े, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रश भानुजा वे हलधर के वीर। कई बार एकदम जवान लड़खड़ा जाती है तो पंक्ति आती नहीं है। कहने का तात्पर्य ब्रश बैल की लड़की, मतलब ब्रश भानु जी की लली राधा, हलधर हल को धारण करवाने वाले अर्थात बलराम, और बलराम के वीर बलराम के भाई कृष्ण। तो राधा और कृष्ण की जोड़ी क्यों ना अनोखी हो, क्योंकि वो बैल की लड़की हैं और वो हलधर के, मतलब वृषभ भी होता है एक हलधर, वो बैल हलधर, वो भी वैसे इसका उत्तर बलराम भी होगा। और हलधर हर को धारण कौन करता है? जो बैल होता है उसके ऊपर हल डाल के, हल रख के तो खेती की जाती थी पहले जमाने में, तो उस तरीके से इसका अर्थ है। तो प्लीज इसका उत्तर आप चेक करके बताइएगा। एक प्रश्न के लिए मेहनत आप कीजिएगा, बाकी आगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, पिन कर दूंगी, ठीक है। अब जस्ट अभी इससे पहले मैं वो वाला तैयार कर रही थी आपके लिए, तो उसमें तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और समय हमारे पास है नहीं। मैं चाह रही हूँ कि प्रतिदिन रचना के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाती रहूं। तो आगे देखते हैं किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। तो अविधा की, अविधा सबसे सरल होती है ना, देव ने भी कहा है कि अविधा उत्तम काव्य है, ठीक है। तो जो यूपी वाले भाई लोग हैं जो जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए, तो वो इन पेपर्स को जरूर देखें, है ना। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। और पुराने पेपर के वीडियोस हों या देखिए, चैनल पे मैं बहुत छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियोस लाने में थोड़ा सा बिलीव में नहीं रखती, क्योंकि जब हमें पढ़ना है, तो जब हम उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कई घंटे हम लोगों के जाते हैं, तो वीडियो छोटा नहीं हो सकता भाई, बहुत सारी चीजें समझानी होती। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ चीजें ज्ञात हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार जो चैनल से जुड़ रहे हैं या पहली बार हिंदी को जो प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें स्पष्ट करनी आवश्यक होती हैं। तो ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा और उन लोगों के समझ में आएगा। एक सेकेंड बेटू, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद है प्राकृत, और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद है हिंदी। ये क्रम याद रखना है, नेट की परीक्षा में एज इट इज पूछा जाता है। तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरशैनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू सेम है, ये स्लेट के एग्जाम्स में हमने पढ़ा है, पेपर्स में। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। नेट के पेपर सॉल्व करवाए थे, तब भी आपको बताया था कि सारी हिंदी की भाषा बोलियां अगर याद होनी ही चाहिए, अगर नहीं हो तो पूर्वी हिंदी सबसे सरल है, इसकी 3 बोलियां वो रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। किस प्रकार मैं बताती हूँ आपको। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के। अब यदि आप पूर्वी हिंदी की याद कर लेते हैं, तो जब भी कोई और बोली पूछी जाती है तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली में से एक ना एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बोलियां और काफी बड़े क्षेत्र पे बोली जाती हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने देखेगा बघेली, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तो पूर्वी हिंदी की बोली है अथवा ये पश्चिमी हिंदी की नहीं हो सकती। अब पूर्वी हिंदी की बोलियों को याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि 36 बाघिनें, बघेली बाघ तो नहीं है बघेली, तो 36 बाघिनें अवध में घूम रही हैं या पूर्वी अवध में घूम रही हैं।
36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं। तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, 36, गढ़ी से 36, बघेली से बाघिनें और अवधि से अवध। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक हो गई। आगे देखते हैं, राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तीनों ही है, बुंदेली नहीं है। कैसे? अगर याद नहीं रहती है तो ट्रिक क्या है? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले कौन हो गए? झांसी कहाँ है? एमपी में, तो बुंदेले उधर के ही हो गए। तो जब ये बुंदेले उधर के ही हो गए एमपी के, तो ये राजस्थान की बोली नहीं हो सकती। सिंपल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां रटने की आवश्यकता नहीं है कि बैठ के रटें। ठीक है, राजस्थान की तो हम जानते, जो राजस्थान वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन बाकी क्षेत्र वाले को रटने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्वरी, रास या इहा? कड़वक, दुहाबी। देखिए ये जो चीज है यह हमने आरपीएससी के जो स्लेट एग्जाम वाले पेपर्स हम सॉल्व कर रहे थे, वहां भी ऑप्शन में कड़वक भी था, दुहा भी था। अब हमने ट्रिक जो चेक किया था वो दुहा पे लगाया था, लेकिन दुहा अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर सही उत्तर होगा कड़वक। ठीक है, तो कड़वक या दोहा ये अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। फिर भी मैं इससे लेकर और क्लियर करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन आनंद वर्धन ने कहा था। नेट के पेपर सॉल्व करे थे तब भी बताया था कि ध्वनि को सुनने से हमारे मस्तिष्क में आनंद बढ़ जाता है। ध्वनि यानी म्यूजिक, संगीत। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आनंद वर्धन को। एक ही बात है, दोनों प्रश्नों को घुमा फिरा के कहने से फायदा नहीं है। बेटा शोर नहीं करो यहाँ पे। ठीक है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। अब देखिए इसको प्रश्न को ऐसे ही उत्तर प्रदेश का, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा ही वो है कि यदि एक कवि पे अटक के रह गए तो 3-4 प्रश्न उसी से पूछ देंगे, ऐसा ही है। यहाँ ये खुद कह रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, और इसी में फिर दोबारा से पूछ लिया कि कन्नौजी हिंदी की किस, तो वो तो इसी में उत्तर मिल ही जाएगा हमें, इसी वाले पेज पे, कि कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है ना। तो प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल माइंड में टेंशन अगर रिलैक्स होकर करें। बहुत सारा टाइम मिलता है यूपी वाले में तो, और इतना टाइम मिलता है कि फालतू ही मिलता है। सही को भी गलत बाद में ज्यादा सोचने से सही को भी गलत कर आते हैं, इतना फालतू का टाइम मिलता है उसमें। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, केंद्र के प्रश्न होते हैं, नेट के प्रश्न होते हैं, उनमें समझना होता है और टाइम कम मिलता है। अब ये इतने छोटे छोटे से प्रश्न है 1 लाइनर की तरह, तो उसमें क्या सोचना है? आता है तो कर दो, नहीं आता तो नहीं। फालतू का टाइम बहुत मिलता है, 3 घंटे का पेपर होता है, एक्स्ट्रा टाइम बहुत होता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो व, बकरी वाली ध्वनि अंतस्थ नहीं है। व, र, ल ये अंतस्थ है। द्व ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। द ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत्य। हाँ बेटे यहाँ से उधर खेलो। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि का। डंडा शब्द है देशज। डंडा क्या है? देशज शब्द है हमारा, कोई तद्भव तत्सम विदेशज नहीं है, देशज शब्द है डंडा। और वैसे तो दंड नायक होता है संस्कृत में भी, तद्भव इसको होना चाहिए, लेकिन इसमें सही उत्तर देशज माना है, जो फाइनल आंसर की आई है उसमें, है ना। और वैसे तो होता ही है दंड, है ना, होता तो है वो आचार्य लोग जो दंड धारण करते थे, तो उसको। पर चलिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, बी ऑप्शन। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में हो जाता है? यण संधि। नायक का सही संधि विच्छेद नई धन अक। यथाशक्ति का कौन सा समास है? अव्यय भाव। नील गाय में समास है कर्मधारय। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं संस्कृत भाषा में। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया, यानी चंद्रबिंदु वाला। वह कार मेरी है, कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अश्व का पर्यायवाची है घोटक। सुरपति होता है इंद्र का और दिनकर होता है सूर्य का। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल,
को मृणाल नहीं, मृणाल कहते हैं। ये पेन से मैंने सही कर दिया, इसमें मृणाल लिखा हुआ था, मृणाल कुछ नहीं होता, मृणाल होता है। आकाश का लिखा हुआ था अम्र, तो अम्र भी कुछ नहीं होता, होता है अभ्र। दोबारा देखते हैं, कमल का पर्यायवाची है मृणाल, बिल्कुल सही है। ओस को बोलते हैं निहार, बिल्कुल सही है। आकाश को बोलते हैं अभ्र, यह भी सही है। लेकिन गाय को द्विज नहीं बोलते, द्विज तो एक ब्राह्मण को बोलते हैं, द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, लेकिन गाय को नहीं बोलते। तो आपका ऑप्शन कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गाय और द्विज वाला युग्म सही नहीं है। उत्थान का विलोम है पतन, उल्लास का विलोम है नैराश्य, कम बोलने वाला मितव्ययी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बाहु, अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कालिदास। तो अब संस्कृत के प्रश्न चालू हो रहे हैं आपके, 45 प्रश्न हिंदी के हो गए हैं व्याकरण और काव्यशास्त्र के समावेश के साथ। तो व्याकरण, काव्यशास्त्र और कुछ भाषा के ये हमने कर लिए। अब हम संस्कृत के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यूपीपीजीटी में संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक हैं कालिदास। कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम यह नाटक है कालिदास का, अतः भास का नहीं हो सकता। स्वप्न वासव दत्ता नाटक के लेखक हैं भास। भारवी की माता का नाम सुशीला। अब ऐसे ये कोई पीजीटी के पेपर में पूछे जा रहे, भारवी की माता का क्या नाम था, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारवी का ग्रंथ क्या है पूछे, ये जाना चाहिए। किसके पिता से क्या होने वाला है, ग्रंथ पूछना चाहिए। कुछ ऐसा पूछना चाहिए जिससे कोई ज्ञान में वृद्धि हो। किसकी माता का नाम क्या था या पिता का नाम क्या था? हाँ, उस अर्थ में है भाई, माँ बाप महान थे तभी बच्चे महान हुए, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इसी तरीके से कुछ अंतर होता है। जैसे सेंट्रल के एग्जाम्स आप देंगे ना, तो प्रत्येक प्रश्न मतलब हिसाब का पूछा जाता है, कुछ ना कुछ मीन्स अवश्य होते हैं। और यूपी वालों का तो जो पेपर सेट करने का तरीका है ना, जितनी बार भी मैं इनके पेपर पढ़ती हूँ ना, मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ कि कैसे होते होंगे, कैसे मतलब अजीब लोग होते होंगे जो ये पेपर सेट करते हैं। बच्चों, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप शोर मत करिए। आप बार बार ओके कहते हो और बार बार शोर करते हो। मेरे कमरे का गेट बंद कर दो और आप शोर मत करो, थोड़ी देर बाद कर लेना। शिशुपाल बध रचना के लेखक का नाम माघ। श्रीहर्ष के पिता का नाम हरि। दशकुमार चरित के लेखक का नाम दंडी। दंडी की रचना कौन सी नहीं है? कादंबरी नहीं है, क्योंकि कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और वासव दत्ता दंडी की है, लेकिन स्वप्न वासव दत्ता यह भास की है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्लियर कर दिया है। सही संधि है विद्या धन अर्थी, विद्या को चाहने वाला। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि। हरिष्येते शब्द में कौन सी संधि है? शचुत्व, शचुत्व संधि। हरिष्येत में संधि है शचुत्व संधि, आदर्शय है, इसको देख लीजिए। पितृच्छा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्री। पीतांबर यानी विष्णु भगवान के लिए ये उपयुक्त होता है। नमः शिवाय में कौन सी है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सम्मान सूचक जहां शब्द है तो वहां चतुर्थी का प्रयोग होगा। भिक्षो कह पादेन खंजस्ती में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। जहां अंग भंग का कोई हो, खलवाट हो, गंजा है या खंज है जो भी, तो जहां अंग भंग की कोई कारण के कोई चिन्ह हो तो वहां तृतीय विभक्ति हमेशा होगी। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करणीय यह आ रहा है अंत में, तो अनियर। कथुआ में व शेष रहता है ना। आगे देते हैं, राज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। गमिष्यति धातु रूप है भविष्यत काल लृट लकार। अगर लकार पूछ लिया जाए तो लृट लकार, और धातु में काल कौन सा है? भविष्यत काल। विद्यालयम निक्षा जलाशय, सॉरी विद्यालयम निक्षा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है विद्यालय के समीप जलाशय है। तो निक्षा का मतलब हो गया समाप, समीप, पास। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। तो अब हमारे संस्कृत के प्रश्न खत्म हो गए, 45 से 65। कितने प्रश्न हो गए? 20 प्रश्न आपके संस्कृत के पूछे हैं, इसमें कम नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो समास संधि है ये हिंदी में भी हुई है और संस्कृत में भी हुई है, तो उस हिसाब से 10 प्रश्न आप संस्कृत के लगा लीजिए। अब हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होने जा रहा है, उसके प्रश्नों को देखेंगे। काफी वैसे प्रश्न काफी सही सेट किया है इन्होंने, सभी पक्षों से प्रश्नों का समावेश अच्छा किया है। बट ये है कि एक ही
प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, या एक ही प्रश्न को चलिए आगे बताते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेम करते हैं वो लल्लू हो जाते हैं, लल्लू राम बन जाते हैं, वो मतलब भोले भाले से, अब उनको कुछ याद तो रहता नहीं है, प्रेम में पगला जाते हैं तो लल्लू बन जाते हैं ना, कैसी लल्लू सी शक्ल बनाई है, बस वही है, ट्रिक है यार, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन था? लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। वैसे मेरे हिसाब से तो सदा सुख लाल भी उससे समृद्ध थे, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार इसीलिए मैंने बना रखा है क्योंकि सदा सुख लाल भी थे। नासिक को तो पख्या ने इन्होंने लिखा था, पर सर्वप्रथम शायद लल्लू लाल जी ही थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दो लोग थे, ठीक है। पयुमचर्यु किसकी रचना है? तो पयुमचर्यु स्वयंभू की रचना है, जो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। ये अभी प्रश्न पूछा था। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है। गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कहा है। वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने, गद्य काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, चारण काल रामकुमार वर्मा ने शायद कहा है, और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो ये नामादास नहीं है, ये लिखा हुआ है नाभादास। नाभादास आदिकाल के नहीं है। चंद्रवरदाय, जगनीक और दलपति विजय हैं, और तीनों ने ही रासो काव्यों की रचना की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? लिखना चाहिए था कि शुक्ल के अनुसार, तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इतिहास संबंधी जितने भी प्रश्न हैं सबके उत्तर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक है रामचंद्र शुक्ल, उस पुस्तक में मिल जाएगा। आपके पास है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो चैनल पे उपलब्ध है, उस पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, टीजीटी या सेकंड ग्रेड देना उद्देश्य है तो फिर उसके बिना भी काम चल सकता है। तो फिर नोट्स की फॉर्म में पुस्तक है चैनल पे, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, उसको आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, टीजीटी सेकंड ग्रेड आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति पदावली, यह आदिकाल के सूरसागर और भ्रमर गीत दोनों सूरदास की हैं, तो भक्ति काल में चली गई। वीजो कबीर की है, वो भी भक्ति काल में चली गई। बची एक विद्यापति पदावली जो मैथिली भाषा में लिखी गई, और पदावली के आधार पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ। 70-72 प्रश्न आपके हो गए और मेरा भी गला सूखा जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंचने में इस वीडियो को सहायता मिले, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ बना सकती हूँ बेहतर प्रश्नों का और प्रमाणिक। वैसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न करके मैं किसी भी गाइड में से प्रश्न छांट के आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स बना सकती हूँ, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं भी पढ़ते समय ये आश्वस्त हों कि जो हम पढ़ रहे हैं वाकई वो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए प्रवक्ता लेवल का पेपर मैं आपके समक्ष सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपके कॉलेज लेक्चरर, नेट और सभी के लिए ये प्रश्न उपयोगी हो, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तभी वो वीडियो आगे बढ़ता है। शेयर जरूर करें। जिस प्रकार आप लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आपके स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, कोचिंग संस्थान भी आप जा रहे होंगे, अधिक से अधिक मित्रों के संपर्क में आप होंगे, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन प्रश्नों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीसलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। वीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल, यह आदिकाल की भाषा है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है? ग्रियर्सन जी ने दी है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीरदास के गुरु कौन थे? राघवानंद। संत काव्य नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने निर्गुण काव्य को संत काव्य कहा है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया थी? मीस नहीं है, मसी है, यानी स्याही। तो कबीर के विषय में कहा जाता है, क्योंकि वो साक्षर नहीं थे। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास जी की रचना है। जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि उसके सब अवली होता है पंक्ति, तो उसके समान चित्रों की पंक्ति कोई नहीं बना सकता। जैसे दीपावली होता है दीपों की पंक्ति, वैसी चित्रों की पंक्ति कौन हो गई? चित्रावली। तो उसके समान चित्रों की अवली कोई नहीं बना सकता, उसके समान, उस समान, है ना।
इस तरीके से याद रखेंगे। कुतुबन के गुरु थे शेख बुढ़न। मधुमालती की रचना किसने की थी? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि मधुमालती दोनों बहनें बैठ के पूरे दिन क्या करती हैं? मंजन करती हैं। तो इसकी सही उत्तर हो गया मंजन। दाऊद की रचना थी चंदायन, जो अवधि का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य था। कुतुबन कौतुक कौन करते हैं? जब मृग आते हैं तो वो क्या करते हैं? कौतुक करते हैं। तो कुतुबन की रचना हो गई मृगावती। और जायसी की तीनों रचनाएं हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आखिरी कलाम, अखरावच और पद्मावत। मृत्यु का वर्णन है आखिरी कलाम में, और अखरावट ये एक शब्दकोश टाइप रचना है। पद्मावत के विषय में आप सभी जानते हैं, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहीं की यहीं ये हमने क्लियर कर लिए। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे कि कुछ प्रश्नों में आचार्य शुक्ल का नाम दिया जाएगा, कुछ में नहीं दिया जाएगा, लेकिन फाइनल वही माना जाता है जो शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिख दिया है। और सभी राजाएं, लेकिन शुक्ल कौन है? बाहुबली। नगेंद्र भी अच्छी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी अच्छी है, आधुनिक काल के लिए बच्चन का इतिहास भी अच्छा है, लेकिन बाहुबली कौन है? सबका बाप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे है? नेट परीक्षा दे लीजिए, असिस्टेंट वाली दे लीजिए, या कॉलेज लेक्चरर जिस भी नाम से आप जानते हो दे लीजिए। जब प्रश्न की आंसर की आएगी और हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, तब हम आपको बता ही देंगे कि शुक्ल में से कितने प्रश्न आए हैं। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? केशव दास जी नहीं है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि है? कृष्ण काव्य धारा। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास। पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कृष्ण का नाम सुनते ही सूरदास पे टिक मत लगा लीजिएगा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। रामचरितमानस की भाषा अवधी। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन किसका है? बिहारी का है। इनको अलंकार भी यही मिला, कथन भी यही मिला। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी रीति मुक्त नहीं है, क्योंकि यही स्पष्ट हो गया कि बिहारी रीति सिद्ध है। तो जब बिहारी रीति सिद्ध है तो मुक्त नहीं हो सकते। दोनों प्रश्नों का मतलब दो ही, जैसा कि अभी प्रश्न बताया था सेम वही है। पश्चिमी हिंदी को 2 बार पूछ लिया, उसी तरीके से बिहारी को पूछ लिया। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीति मुक्त। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशव दास। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, और केशव को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है शुक्ल जी ने। बिहारी की रचना का नाम बिहारी सस्से। बिहारी से चिपक गए, 6-7 प्रश्न पूछ डाले। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कवि वचन सुधा। साथ ही साथ बालबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, इनका संपादन भी किया था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल। शुक्ल की बुक में पढ़ा था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु। ये होना चाहिए कि शुक्ल के अनुसार आधुनिक के अर्थ में प्रथम उपन्यास उन्होंने किसको माना है? अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है शुक्ल ने। द्विवेदिक युग की कविता की विशेषता उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता। नेट में रिपीट हुआ था प्रबंधात्मकता और इतिवृत्तात्मकता। अभी जो 2020 वाला लेटेस्ट कोरोना के बाद वाला जो नेट हुआ है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? साकेत में। साकेत का नवम सर्ग चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद अमान्य है। सेम प्रश्न में इसमें से 8-10 प्रश्न साथ के साथ रिपीट हुए हैं, जो जस्ट हमने स्लेट वाले आरपीएससी स्लेट वाले पेपर में सॉल्व किए। जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना, बार बार मना करने पे भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। तो पहले आपकी क्लास ले लो, फिर इनकी क्लास लूंगी, अच्छी वाली लूंगी। तो तब तक थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अजय किस पत्र के संपादक थे? अजय कौन है? अजय तो कोई है ही नहीं, पूछना चाहिए था इनको अज्ञे। अरे क्या लिख दिया इन्होंने, अज्ञे जी है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा मिसप्रिंट बहुत है पेपर में। तो दिनमान के ये संपादक थे।
कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञे की रचना है, बाकी अंधा योग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की। कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी सर्वमत से माना जाता है, और सही कही जाता शुक्ल जी ने माना है इसको। ठीक है। घर की जीत कहानी की, अब भैया घर की जीत कुछ नहीं होता, इतना गलत इन्होंने लिखा है कि बच्चे क्या उत्तर देंगे। हार की जीत है, सुदर्शन की है, कल ही हमने पढ़ा था स्लेट वाले आरपीएससी स्लेट वाले पेपर में, हार की जीत है ना। और ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, यह भी आपको बताया था। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी ये नहीं है, भारत दुर्दशा, नील देवी प्रेम योगिनी ये हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा किस वृद्धा की रचना है? जीवनी है शरद चंद्र जी की। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। ये सेम प्रश्न आरपीएससी स्लैट के पुराने पेपर में आपको करवाया है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रेरित है? रंगभूमि। यह सेम प्रश्न 98, 99, 2000 के जो आरपीएससी स्लेट के पेपर हैं उनमें मैंने आपको सॉल्व करवाया, चेक कर लीजिएगा। और चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि राजस्थान वालों को भी ये पेपर पढ़ना है। रंगभूमि, और रंगभूमि का पात्र है सूरदास, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। रेणु का मतलब धूल। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त था? शिवदास सिंह चौहान। विवेक की राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो रिपोर्टाज साहित्य। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मल्लिका। अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिका। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो अरे भाई पथ के साथ ही इनका है। अच्छा, पथ के साथ ही इनका संस्मरण है, तो रेखा चित्र नहीं है पथ के साथ ही, क्योंकि ये इनका संस्मरण है जिसमें इन्होंने अपने जो साथी कार्य लेखक थे उनका वर्णन किया है। तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा इनका रेखा चित्र है, पथ के साथ ही संस्मरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, इधर उधर की बातें, यह उनके द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है तरुण के स्वप्न। रस की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। इसी के 125 प्रश्नों के साथ आपका यह प्रवक्ता भर्ती का पेपर सॉल्व कर दिया मैंने। मतलब मैंने क्या सॉल्व कर दिया, हमने मिलकर इसको देख लिया है। अब आपके 30 मिनट में 125 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। स्पीड ठीक ठाक है क्योंकि 125 नहीं करें, और भी उनके आसपास के प्रश्न हमने सॉल्व करें। आशा करती हूँ कक्षा आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों तक इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थोड़ी सी सहायता मेरी आप करें, थोड़ी सी सहायता मैं आपकी करूंगी, और मिलजुल के अपन अपने सफलता के लक्ष्य को अंतिम रूप से प्राप्त कर ही लेंगे। मिलती हूँ कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।